तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। हमने जो है ये जो वेरियस टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, आज हम लोग करेंगे जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? कंटामिनेशन नेचर में, या एक्सेसिव जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है इन्वायरमेंट में, एक्सेसिव जो है कंटामिनेशन नेचुरल इन्वायरमेंट का बाय सब्सटेंस और एक्टिविटीज़ जो कॉज या हार्म कर रही हैं इकोसिस्टम को, ह्यूमन हेल्थ को, या ओवरऑल जो बैलेंस जो है हमारे प्लानट का वो डिसरप्ट कर रही हैं। ये नेचुरल फिनोमेना भी हो सकता है जैसे वोल्केनिक eruption है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकता है जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, या वेस्ट डिस्पोजल है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके वेरियस टाइप्स, इसके कॉजेज और अफेक्ट जो पोल्यूशन का है और इसके सोल्यूशन, ये सारे जो है कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो क्लासिफिकेशन जो पोल्यूटेंट का वो जो है वो उसके ओरिजिन पे भी हो सकता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके नेचर पे भी हो सकता है किस टाइप का पोल्यूटेंट है, वो कितनी देर एनवायरनमेंट में रहता है, उसका परसिस्टेंट या अफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, उसके बेस पे भी है। तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेस पे होता है, हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, देखो नेचुरल पोल्यूटेंट भी होती है ओरिजिनली जो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस से, जैसे एग्जांपल वोल्केनिक ऐश जो होती है, या फ्लावर्स का नहीं होता पोलिन, या सॉल्ट स्प्रे, या नेचुरल रेंडोन एमिशन है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे इंडस्ट्रीज से जो एमिशन होता है, या जो व्हीकल से जो एग्जॉस्ट निकलता है पोल्यूशन, या एग्रीकल्चर में जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो बेस्ड ऑन जो ओरिजिन है वो नेचुरल मतलब भी हो सकता है पोल्यूटेंट, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन बाय स्टेट, मतलब इसमें देखो कि गैसियस भी हो सकता है स्टेट में, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ गैसियस, जैसे CO2 है, मेथीन है, ये भी अगर एक्सेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो पोल्यूशन बन जाएगा इनका भी। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अजोन है, ये नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है ना। अब ये जो है ये भी अगर एक्सेसिव हो जाएगा इन्वायरमेंट में तो ये भी, इसे भी पोल्यूशन कहा जाएगा। अगर एक लिमिट में है तो वो ज़रूरत है, वो नेसेसिटी है हमारी। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन है। फिर क्या है? पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, जैसे सॉलिड या लिक्विड, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो जो सस्पेंडेड होते हैं एयर और वाटर में, तो जैसे डस्ट है, सूट है, आर्सेनल है, या माइक्रोप्लास्टिक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस पोल्यूटेंट उस टाइप के। क्लासिफिकेशन बाय स्टेट। अब क्लासिफिकेशन बाय डिग्रेडेबिलिटी और परसिस्टेंट, कितनी देर वो इन्वायरमेंट में रहता है, कितनी देर में वो डिग्रेड होता है, ये सारी चीज़ें। बायोग्रेडेबल मतलब कैन बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस से, उसे तोड़ा मरोड़ा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी से, कैसे भी। ठीक है, उसको एग्जांपल सीवेज या फूड वेस्ट या फिर पेपर है, इनको रिसाइकल किया जाता है। बायोग्रेडेबल है। नॉन बायोग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं ईजिली, और वो लॉन्गर वक्त तक जो परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, लॉन्ग पीरियड तक, जैसे प्लास्टिक है, अच्छी एग्जांपल है कि नहीं प्लास्टिक। हैवी मेटल्स जैसे लिड है, मरकुरी है, या सिंथेटिक मटेरियल केमिकल से। ओके, अब क्लासिफिकेशन बाय इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। देखो, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या इफेक्ट है इनका एनवायरनमेंट पे, उसके बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एमिट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स इनटू द एनवायरनमेंट, एक सोर्स से डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या पार्टिकुलेट मैटर है, PM। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो फॉर्म होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और बाकी इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे स्मोग है। ठीक है, जैसे ग्राउंड लेवल का जोन है, या एसिड रेन होती है, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करके बनते हैं। ओके, फिर है क्लासिफिकेशन बाय मीडियम ऑफ पोल्यूशन। देखो, मीडियम किस मीडियम में हो रहा है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, मतलब कहाँ पे हो रहा है पोल्यूटेंट, पोल्यूट क्या कर रहा है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है, या पार्टिकुलेट मैटर है जो हवा को पोल्यूट करता है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? फिर वाटर पोल्यूटेंट में जैसे ऑयल कहीं स्पिल हो गया, ऑयल गिर पानी की वाटर पे जो है, ठीक है, वो ऑयल से पोल्यूट होगा पानी, नाइट्रेट से, फॉस्फेट से, या हैवी मेटल से वाटर में।
सॉइल पोल्यूटेंट मतलब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या कोई इंडस्ट्रीज़ का जो है कूड़ा कचरा जो है उससे जो है मिट्टी पोल्यूट होती है कि नहीं। नॉइज़ पोल्यूशन जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हैं जिनकी बहुत ऊंची आवाज़ होती है, या ट्रैफिक की जो आवाज़ है, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होती है, ठीक है ना, होती है कि नहीं नॉइज़ पोल्यूशन। लाइट पोल्यूटेंट देखो, एक्सेसिव जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा, नियॉन साइंस या पूरली जो डायरेक्टेड लाइट्स होती हैं, जब आप गाड़ी आगे से चला रहे हो देखो लाइट पोल्यूटेंट भी होता है। ओके, अब क्लासिफिकेशन, अब हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन। अब टॉक्सिसिटी पे भी, कुछ पोल्यूटेंट टॉक्सिक होते हैं जो हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में भी हो, जैसे लिड है, आर्सेनिक है, साइनाइड है, या पोलीक्लोराइड है, बाइफेल है ना, पीसीबी जिसको बोलते हैं, जो बहुत हार्मफुल है ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमारे लिए है ना, हेल्थ के लिए डेडली भी हैं। कुछ नॉन टॉक्सिक भी होते हैं जो जिनका कोई इमीडिएट हार्म नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म उनका इन्वायरमेंट पे हार्म है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या ऑर्गेनिक डेब्रीज है, उनका लॉन्ग टर्म तो इन्वायरमेंट हार्म है ही है ना। शॉर्ट टर्म में तो चलो उन्हें हम रिसाइकिल कर लेंगे, ठीक है, रिसाइकिल कर। अब क्लासिफिकेशन नहीं, शॉर्ट टर्म में सॉरी डिकम्पोज हो जाएंगे, कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में तो उनका इम्पैक्ट होगा ही ना। तो अब क्लासिफिकेशन करते हैं इम्पैक्ट के बेस पे भी है। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं और टाइम इंटरवल होते हैं। नॉइस पोल्यूशन है या कोई लोकलाइज्ड किसी एरिया में ऑयल स्पिल हो गया है तो वो सही हो जाएगा। कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं जो बहुत लॉन्ग, जिनका डैमेज भी होता है, जो इन्वायरमेंट में बहुत देर तक रहते हैं, बहुत सारे ग्रीन हाउस और रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं। ओके, तो ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन है। किसकी क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन है पोल्यूटेंट्स की इन्वायरमेंट में, ठीक है, पोल्यूटेंट्स की इन्वायरमेंट में, उनके मेनी उन स्टेट्स में किसके या ओरिजिन के बेस पर या उसके स्टेट के बेस पर, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, पोल्यूटेंट है या टॉक्सिक सिटी पे। तो मल्टीपल फैक्टर्स पे हमने 7-8 फैक्टर देखे हैं जिनके बेस्ड पे जो है किसी भी पोल्यूटेंट को जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। अब हम मेजर देखेंगे एयर पोल्यूशन, उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन क्या है। देखो एयर पोल्यूशन जो है ना वो क्या है, प्रेजेंस हार्मफुल सब्सटेंस, वो चीज़ें जो एटमॉस्फेयर के लिए प्रॉब्लम है, जो अफेक्ट कर रही हैं एयर की क्वालिटी को, ह्यूमन की हेल्थ को, इंसानी और इन्वायरमेंट को, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये पोल्यूटेंट्स जो है ना वो या तो नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से भी हो सकते हैं, और एग्जिस्ट कर सकते हैं गैसियस, लिक्विड या पार्टिकुलेट फॉर्म्स में भी, पार्टिकल्स की फॉर्म में, छोटे 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 सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन, जो भी एक्सेसिव चीज़ है जो हार्मफुल है वो पोल्यूशन है, ठीक है, एयर। अब कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन के? देखो नेचुरल कॉज भी हो सकता है, जैसे वल्कोनिक eruption होता है तो गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, या पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकुलेट्स होते हैं, या वाइल्ड फायर, जंगल किसी में आग लग गई तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का और सूत का, या पोलन और स्पोर्ट। देखो नेचुरल एलर्जन कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी होता है, जैसे इंडस्ट्रीज से जो है जब रिलीज होते हैं पोल्यूटेंट, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, और पार्टिकुलेट मैटर है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो हैं, जो गाड़ियाँ हम चलाते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं जब हम बर्न करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन, जब फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं हम तब कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जब हम खाद का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का, जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, है ना, लीड्स टू अमोनिया, अमोनिया का एमिशन होता है यहाँ से, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स में, ठीक है, अमोनिया का यूज़ होता है। तो ये भी जो, तो क्या है ये, इसका भी एक इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन से। देखो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, रिडक्शन इन जो नेचुरल कार्बन सिंक होता है वो इंक्रीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पेड़ के पास जो है, पेड़ जो है कार्बन को स्टोर करते हैं, जब हम उन्हें काटते हैं तो वो जो बर्न करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है, रिलीज होता है, CO2 लेवल बढ़ता है, इससे ग्रीन हाउस एमिशन होता है। जो ग्रीन हाउस, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती है। वेस्ट बर्निंग, ओपन हम बर्न करते हैं जब वेस्ट और बहुत से टॉक्सिक गैस जो है वो रिलीज होते हैं, पार्टिकुलेट, जब हम गंद कचरा कुछ भी वेस्टेज हम बर्न करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वेरियस जो है सोर्सेज हैं, कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के, चाहे वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। मेजर जो एयर पोल्यूटेंट है वो क्या है? देखो पार्टिकुलेट, एक फाइन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा में होते हैं, हम उन्हें, आप कभी कभी किसी बंद कमरे में अगर सन रेज आ रही होगी तो आप देखोगे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं हवा में,
जो ऐसे हम लोग और जो नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, वो PM2.5 हो या PM10 हो। ठीक है, सोर्सेज क्या है, कम्बंशल कंस्ट्रक्शन से भी धूल मिट्टी उड़ती है, नेचुरल डस्ट भी होती है। ठीक है, कहीं कुछ जला रहे हो वहाँ से भी राख में धूल मिट्टी, ये हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे जो है रिस्पायरेटरीज इशू करते हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कार्डियोवास्कुलर बहुत सी हार्ट डिजीज़ भी होती हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर एक और जो मेजर पोल्यूटेंट एयर का वो कार्बन मोनो, ये कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ये जब व्हीकल्स एग्जॉस्ट करती हैं या इनकम्प्लीट कंबल्शन होता है, पूरा जलना नहीं है ना, तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर में फैलता है। ये जो है रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में, और हमें कभी कभी डिजीनेस और सर दर्द होगा, हमें थोड़ा सा एकदम डिजीनेस होगा, तो ये इनके कॉजेज़ है। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है, ये भी एक जो है पनगंड गैस है, मतलब ये भी बर्निंग ऑफ कोल से और ऑयल से होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होती है। ये भी हमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करती है। एसिड रेन होती है, इसके फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है SO2 का, याद रखना, सल्फ़र डाइऑक्साइड का। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक रिएक्टिव गैस है जो कंट्रीब्यूट करती है, जो स्मोक, जो धुंध होती है व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी से, लंग्स में इरिटेशन होती है हमें, स्मोक, एसिड रेन, ये एसिड रेन का ये भी कारण है, नॉक्स कार्बन की, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। फिर ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी कैसे, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करता है, NOx के साथ और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, FVOC के साथ, और तब ये बनता है ओजोन। ठीक है, ये बड़ा हार्मफुल है रिस्पायरेटरी हेल्थ और डैमेज के लिए, और क्रॉप्स को भी डैमेज करता है। फिर ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक, VOC क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो इजीली एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ये पेंट हो गया, जैसे कोई सॉल्वेंट है या कोई व्हीकल का एमिशन है, जो कलर होता है ना पेंट, वहाँ से भी जो है निकलता है। ठीक है, ये सोर्स है इसका। ये जो है ये फॉर्म ऑफ एक ग्राउंड लेवल ओजोन का भी फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये जब नॉक्स के साथ मिलता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, तो ये ओजोन बना देता है। ग्रीन हाउस गैस इंक्लूडिंग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, इनकी भी अगर एक्सेसिवली होंगे तो ये भी एक तरह के पोल्यूटेंट है। ठीक है, इनके वेरियस जो है हार्मफुल इफेक्ट हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में जो है इनका अहम योगदान है। ठीक है, ये कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब जो है एयर पोल्यूशन के हमने वेरियस पोल्यूटेंट पढ़े, हमने जो है उसके सोर्सेज पढ़े, किस तरीके से ह्यूमन मेड होता है या दूसरे होते हैं या नेचुरल होते हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे रिस्पायरेटरी डिजीज़। ठीक है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होती है, हमारे हार्ट प्रॉब्लम होती है। लोगों की अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा इतनी गंदी एयर पोल्यूशन जैसे दिल्ली में, लॉन्ग टर्म अगर ऐसा होगा तो प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है, प्री मैच्योर डेथ इंसान की हो सकती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी, एसिड रेन जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एक दूसरे का जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ, तो तब एसिड रेन होती है, वो डैमेज करती है सॉइल, वाटर और बिल्डिंग्स को भी। ग्लोबल वार्मिंग देखो, ग्रीन हाउस गैस जब एक्यूमुलेट होती है तो लीड टू जो वर्ल्ड का जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है, लीड टू द राइज इन टेम्परेचर ग्रीन हाउस से, ग्लोबल वार्मिंग। स्मोक फॉर्मेशन जो हार्मफुल है, जो अर्बन एयर और एयर क्वालिटी है उसको हार्म करती है। जो स्मोक है, जो मैं बोल रहा था, नाइट्रोजन जो सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर जो होती है, ठीक है, एयर क्वालिटी को ख़राब करती है, विजिबिलिटी नहीं होती, धुंध छा जाती है, इकोसिस्टम डैमेज, रिड्यूस करती है जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वहाँ रहने वाली जो बायो है डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ है, वो अफेक्ट होंगी, इससे होंगी कि नहीं। क्रॉप्स को डैमेज करता है एंड फॉरेस्ट को फ्रॉम एसिड रेन और ओजोन से। तो इनके वेरियस हार्मफुल इम्पैक्ट है हमारे लिए, ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इसमें एक बात आती है इंडोर एयर पोल्यूशन। देखो घरों के अंदर भी होता है ना ये कंटामिनेशन, मतलब गंदा होना किसका, एयर का, विद इन और अराउंड द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, घर के अंदर या घर के जो है आसपास। टिपिकली जो सोर्स जो है विद इन होम भी होता है, या वर्क प्लेस में, या फिर कोई भी इनक्लोज्ड स्पेस है, कोई भी बंद जगह है। इसका एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर जो लार्ज पोर्शन अपना टाइम का है ना वो जो है बिल्डिंग्स के अंदर, इंडोर में अंदर जो है स्पेंड करते हैं। हम घरों में, हम किचन में, ऑफिसेज में, सड़क पे तो नहीं है ना, ओपन एयर में कोई नहीं बैठा हुआ है ना। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो उसके कंबंशन सोर्स भी है, या फ्यूल बर्निंग से,
लकड़ियाँ हम जलाते हैं स्टोव, हीटर, फायर प्लेसेस से, या बायोमास के साथ फ्यूल, जो लकड़ी, गोबर या चारकोल, जो कोयले के साथ हम लोग जो आग जलाते हैं उससे भी होता है, खाना बनाते हैं। तम्बाकू, सिगरेट और सिगार जैसी चीज़ें पीने से भी इंडोर स्मोकिंग होता है, इंडोर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। बिल्डिंग मटेरियल और फर्निशिंग से भी, ठीक है, बहुत सारे कारण से, ठीक है, पेंट से, अच्छा फ्यूल वुड यूज़ करने से, वुड प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर इन पे पेंट किया हुआ, इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे क्लीनिंग एजेंट्स बहुत सारे, हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, हम लोग जो बहुत सारी स्प्रेज का यूज़ करते हैं सफाई के लिए, ये जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC छोड़ता है। ये चीज़ें जो एयर फ्रेशनर्स का यूज़ करते हैं या डिओड्रेंट्स का यूज़ करते हैं, ये भी सिंथेटिक केमिकल से रिलीज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स के में भी हार्मफुल कंटेंट होता है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे मोल्डर और मिल्ड्यू फ्रॉम डैम्प एरियाज या वाटर लीक्स, कहीं पानी जो है लीक हो रहा है घर में, ठीक है, कोई एरिया गीला है, ठीक है, डस्ट माइट्स एंड पेट डेंडर, पोलेंस। देखो अब फूलों से जो ये फूल जितने लगे हुए हैं, यहाँ से पोलेंस उड़ उड़ के जो है वेंटिलेशन सिस्टम से है ना घर के अंदर आ जाते हैं, AC में आ जाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। पूर वेंटिलेशन, जो एयर का एक्सेस जो है ना, ये पोल्यूटेंट जो है घर के अंदर इसलिए ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि एयर का जो है एक्सेस नहीं है आउटर में, तो ये जब अंदर आते हैं तो वहीं ट्रैप हो जाते हैं, तो अंदर की एयर जो है पोल्यूट हो जाती है और काफ़ी देर तक रहती है। अदर सोर्स भी जैसे रेंडन गैस, मतलब सीपिंग थ्रू द क्रैक्स इन फ्लोर एंड वॉल फ्रॉम द ग्राउंड, कहीं दरार पड़ी हुई है दीवारों में, कहीं छत में, कहीं रोशनदान, वहाँ से अंदर आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो पोल्ट्री हीटर्स होते हैं या जो पूरली वेंटिलेटेड जो अप्लायंस होते हैं, सर्दियों में हीटर का यूज, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के भी, और ये इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट हैं बहुत सारे हेल्थ पे, ठीक है, समझे। जो कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट देखो, पार्टिकुलेट मैटर तो होती है, स्मोक है, डस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कलरलेस ओडरलेस गैस जो डेडली है अगर हाई कंसेंट्रेशन है, VOCs है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स है। ये जो है इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वेरी है, बहुत सारे इसके इश्यूज होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, रिस्पायरेटरी इशूज हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ हो, या नोजिया हो, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक फ्लाई ऐश। देखो ये एक पाउडर मटेरियल है, मतलब एक पाउडर का मटेरियल जो बाई प्रोडक्ट है, जो हम बर्निंग करते हैं ना, पल्वराइज्ड जो कोल हम लगाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, जो कोल का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। इससे जो है बहुत सारी ऐश, धुआं जो है, धूल जो है वो उड़ती है, इसको उड़ती हुई धूल भी कह सकते हैं ना। ये कलेक्ट की जाती है बाई फ्लूई गैस, बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक जो है प्रेसिपिटेटर या बाकी फिल्ट्रेशन जो इक्विपमेंट है उनका यूज़ किया जाता है। बिफोर ये गैस को रिलीज़ करने से एटमॉस्फेयर पहले से इसको फिल्टर किया जाता है। फ्लाई गैस जो है ना वो किसका कंपोजिशन, एक सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन और अलोंग विद बाकी ट्रेस मटेरियल के साथ बन के जो है एक फ्लाई ऐश होती है, ठीक है। ये जो है ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है आजकल, लेकिन ये फिर भी बड़ी हार्मफुल है, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ये पोल्यूशन का एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। आप दिल्ली में देखो, इनक्लोज्ड सिटी है, बड़ी मेजर सिटीज़ में फ्लाई ऐश का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें देखो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन जो है ना फ्लाई ऐश की, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कोल की क्वालिटी आप जला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो 30 से 60% इनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, अल्युमिनियम होता है 10 से 30, आयरन ऑक्साइड होते हैं 5 से 20, कैल्शियम ऑक्साइड होता है 1 से 10, अदर एलिमेंट मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर और ट्रेस हैवी मटेरियल जैसे आर्सेनिक, कार्डियम और मरकरी जैसी चीज़ें दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ ए ह्यूमन बींग, फॉर द बॉडी, फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी कंपोजिशन होती है इन्वायरमेंटल खर्चा। अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो फ्लाई ऐश जो है वो एयरबोर्न हो जाती है, उड़ जाती है हवा में, और कंट्रीब्यूट भी करती है PM मैटर्स में, माने पर्टिकुलेट मैटर्स में, पानी को खराब गंदा कर सकती है अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल होगा। ये जो है लीचिंग हो जाएगी हैवी मेटल्स की, जो है पानी ग्राउंड वाटर के अंदर जो है सीप करके जो है जा सकती है ज़मीन के अंदर से, और सरफेस वाटर को भी ख़राब कर सकती है। तो फिट फॉर ड्रिंकिंग तो नहीं होगा ना। इतने सारे मैंने आपको यहाँ केमिकल्स बताए इसमें होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, देखो फ्लाई ऐश को अगर आप डिस्पोजल अगर लैंड फिल पे करोगे और ये ऑक्यूपाई करेगा लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और चैलेंजेस पोज करता है लैंड यूज़ के लिए। हेल्थ रिस्क है, अगर हम ऐसे पार्टिकल्स को इनहेल करेंगे अपने, तो हमें बहुत सारी सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ इंपैक्ट भी हो सकते हैं। अगर इसको हमने टैकल करना है तो फ्लाई ऐश का जो है मल्टीपल जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। अगर इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर इसकी जगह के हम लोग इसको कहीं ओपन फील्ड में जाके इसको जो है फेंक दें, वो का उससे
उससे अच्छा है कि इसको हम कहीं मटेरियल्स में यूज़ करें डिफरेंट टाइम, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, सीमेंट और कंक्रीट में फ्लाई ऐश जो है इंप्रूव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंसनट्रेट वाइल रिड्यूसिंग द वाटर डिमांड। तो इसकी ये मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स देखो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फ्लाई ऐश ब्रिक, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, और दूसरी ब्रिक्स जो है मिट्टी से बनाते हैं उससे हल्की भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। रोड कंस्ट्रक्शन में देखो लाइम के साथ और पानी के साथ इसको मिक्स करके ना इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, एक सॉइल बना सकते हैं और क्रिएट किया जाता है, एक सॉलिड बेस रोड के लिए भी बनाया जा सकता है, रोड के नीचे तले में बेस में अगर इसको फिल किया जाए, ठीक है, ताकि जो है अननेसेसरी इसको कहीं और डिस्पोज ना किया जाए जिससे बहुत सारे हेल्थ और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन देखो वेस्ट मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश है वो यूज़ की जा सकती है इनकैप्सुलेट करने के लिए बहुत से हैजार्डस वेस्ट, प्रिवेंटिंग लीचिंग, इसको एक प्लास्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है। रेन रिक्लेमेशन यूज़ किया जा सकता है, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं या जो माइंस हैं जो खोदी गई हैं और वो अब उनका यूज़ नहीं है वहाँ पे भरा जा सकता है इसको, है कि नहीं। एक सॉइल अमेंडमेंट की जगह भी काम इंप्रूव करती है सॉइल का टेक्सचर या न्यूट्रेंट को अगर हम इसको सॉइल में सही से कर डालेंगे। अदर यूजेस जैसे जियोपॉलीमर प्रोडक्ट फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा सकता है जियोपॉलीमर सीमेंट बनाने के लिए, सिंथेटिक एग्रीगेट यूज़ किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लाइट वेट चीज़ें कंस्ट्रक्शन के लिए बनाने के लिए, मैंने अभी ब्रिक्स का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो फ्लाई ऐश को जो है मल्टीपल जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है, अगर हम अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे तो। ए लिटिल एफर्ट की ज़रूरत है, एफर्ट्स की ज़रूरत है, हम मैनेज करेंगे, नहीं करेंगे तो इसका एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ और हमारी वेलबींग पे और इन्वायरमेंट पे भी, जिस पे हम सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं एयर पोल्यूशन का, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखो एयर पोल्यूशन जो है ना, कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन रिक्वायर एक कम्बिनेशन ऑफ, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चाहिए, एक रेगुलेटरी पॉलिसीज भी चाहिए और इंडिविजुअल एफर्ट, हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स भी होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस पॉलिसीज होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और टेक्नोलॉजी। इन तीनों का जब तीनों का आपस में जब मिलाप होगा तभी हम एयर पोल्यूशन को एक कंसिडर्ड लेवल पे जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, हम क्लीनर जो और अल्टरनेटिव अगर प्रमोट करें तो टेक्नोलॉजी मेजर, जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल एमिशन को कंट्रोल करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटर्स मतलब ये जो फाइन पार्टिकल्स जो हम लोग मैटर्स हैं जो इंडस्ट्रियल एमिशन से जब निकलते हैं, ठीक है, हम इसको इन चीज़ों से जो है अगर हम इनको कैप्चर करेंगे और इनको जो है मैंने जैसे फ्लाई ऐश का एग्जांपल दिया, मल्टीपल जगहों पे यूज़ करेंगे, भाग हाउस फिल्टर मतलब ट्रैप करेंगे इन पर्टिकुलर मैटर को और इनको फाइबर फिल्टर्स करेंगे, यूजिंग फाइबर फिल्टर्स, स्क्रबर्स रिमूव करेंगे हार्मफुल गैसेस जैसे SO2 है या NO2 है, सल्फर है या नाइट्रोजन है, ठीक है, और इनको फ्लू गैसेस बाय वॉशिंग, ठीक है, बाय वॉशिंग देम विद लिक्विड। कैटालिक कन्वर्टर मतलब रिड्यूस करेंगे एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन का या नाइट्रोजन का फ्रॉम व्हीकल्स। साइक्लोन सेपरेटर रिमूव करेंगे लार्ज पार्टिकल्स को फ्रॉम इंडस्ट्रियल जो एग्जॉस्ट स्ट्रीम्स हैं उनसे। क्लीनर टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं, जो लो एमिशन टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेसेस हैं इंडस्ट्रीज में उसका यूज़ कर सकते हैं। हम ट्रांजिशन कर सकते हैं रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर है, हमें इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दे आर नॉट चीप, we will discuss about these in the next unit. They are not cheap but they are cleaner, they are more safer. हम रिप्लेस करना पड़ेगा फॉसल फ्यूल को अगर हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर हमें फ्यूचर देखना है, ठीक है। व्हीकल एमिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो इन्फोर्स करने पड़ेंगे बहुत से एमिशन स्टैंडर्ड्स, जैसे यूरो 6 है या भारत स्टेज 6 इंजन्स का जो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। प्रमोट करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिसिटी और जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं रिड्यूस करने के लिए क्या, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, समझे, यूज़ करना पड़ेगा क्लीनर फ्यूल जो जैसे CNG है, कंप्रेस नेचुरल गैस है या बायोफ्यूल से जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। इन चीज़ों को हमें प्रॉपर यूज़ में लाना पड़ेगा इन्वायरमेंट को अगर हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। पॉलिसी और रेगुलेटरी मेजर, हमें वैसे कानून बनाने पड़ेंगे, वैसे स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो WHO की गाइडलाइन है या जो नेशन के स्टैंडर्ड है, जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं या जो वेरियस एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज कितना एमिशन कर सकती है
थ्रू परमिट और कंप्लायंस मॉनिटरिंग। हमें कुछ सर्टिफिकेट्स देनी पड़ेंगे कि हमें कुछ जो है उनसे लेना पड़ेगा लिख कर कि आप लोग इतना एमिशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें पोल्यूशन टैक्स और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, जो ज़्यादा पोल्यूशन करे उन पर टैक्स लगाया जाए, जो कम करेगा उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, हमें कार्बन टैक्स जैसी चीज़ें जैसे यूरोप में लग रही हैं वैसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें सब्सिडी प्रोवाइड देनी पड़ेगी उन लोगों को जो लोग क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जब नई इंडस्ट्रीज जब सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हमें क्या करना पड़ेगा, जोनिंग एंड अर्बन प्लानिंग एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल जोन्स, रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज। हमें ग्रीन स्पेसेस अर्बन एरियाज में जो पोल्यूटेंट को अब्जॉर्ब कर पाए, हमें पार्क्स, हमें फॉरेस्ट्री, ये चीज़ करनी पड़ेगी। हमें जो हैजार्डस एक्टिविटी है उन पे बैन लगाना पड़ेगा, जैसे ओपन बर्निंग वेस्ट या क्रॉप रेजिड्यूल को जो ऐसे ही जला दिया जाता है आग लगा के ओपन में, नहीं। हमें उसके लिए एक स्ट्रेटेजिकली प्लान बनाना पड़ेगा कैसे इनका डिस्पोजल होगा। हमें फेज आउट करें जो हाईली पोल्यूटेंट सब्सटेंस है, जैसे लीडेड पेट्रोल है, इनको हमें फेज आउट करना पड़ेगा अपनी कंट्री से। इनके यूज़ पे बैन लगाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ग्रीन रूफ्स, छतों के ऊपर जो है ना पेड़ पौधे फल फूल ऐसी चीज़ें लगाने पड़ेंगे। हमें वर्टिकल गार्डन्स यूज़ करने पड़ेंगे। ग्रीन वॉल्स का यूज़ एक ऐसा कंसेप्ट है, ग्रीन वॉल्स आपने देखी होगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट करने अर्बन फॉरेस्ट, पार्क्स, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी थ्रू पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मेजर्स, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल वे में, तभी एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। हमें कम्युनिटीज़ को और इंडिविजुअल लेवल पे एक्शंस लेने पड़ेंगे। हमें एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें जो है यूज़ करने पड़ेंगे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और लाइटिंग, वैसे बल्ब लगाने पड़ेंगे जो एनर्जी को सेव करें। ठीक है, वैसे घर पे अप्लायंसेस यूज़ करने पड़ेंगे। हमें इंप्रूव करना पड़ेगा इंसुलेशन बिल्डिंग में, और रिड्यूस करनी एनर्जी डिमांड को कम करेंगे तो तभी तो पोल्यूशन, जितना एनर्जी का डिमांड पड़ेगा वहीं उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इसके इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन चॉइस, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अपनी कारें, हर कोई कार पूलिंग और साइकिलिंग या वॉकिंग जैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हमें रिड्यूस करनी चाहिए व्हीकल आइडलिंग, मेंटेन करनी चाहिए जो है व्हीकल्स जो है रेगुलरली लो एमिशंस पे। हमें ई व्हीकल एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स का यूज़ किया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करने, उनको अलग अलग किया जाए। देखो ना, वेस्ट सेग्रीगेशन कि लिक्विड अलग, गैसियस अलग, सॉलिड अलग, इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा हमें। रेडियो एक्टिव अलग, दूसरा अलग, हम सबको मिक्सअप करके एक जगह कंपोजिटिंग करना पड़ेगा अलग से। हम अलग अलग करके एक जगह पे सारा थोड़ी डालना है। हमें अवॉइड करना है बर्निंग हाउस होल्ड या एग्रीकल्चरल वेस्ट ओपन में। अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू ये सब होगा। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि इसके ये कॉजेज़ हैं, ये अफेक्ट है एयर पोल्यूशन के। हमें लोगों को बताना पड़ेगा इस तरह के डिजीजेज यू कुड सफ़र। हमें लोगों को, कम्युनिटीज़ को जो है पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा क्लीन अप के लिए, प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा ना। ये इट कांट बी डन ओनली थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट या अवेयरनेस या फिर एनर्जी एफिशिएंसी से सिर्फ, या फिर सिर्फ एक चीज़ से, जोनिंग या अर्बनाइजेशन से या इंफ्रास्ट्रक्चर से या लेजिस्ले। ये जो है ये सारी चीज़ें अगर साम अप होंगी तभी जो है कंट्रोल होगा एयर पोल्यूशन। समझे बात? ओके, अब हम जो है दूसरे टॉपिक पर था, जैसे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है। नेशनल एयर क्वालिटी, देखो ना, नेशनल मतलब इंडिया का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। देखो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम के थ्रू, एक सिस्टमैटिकली जो मॉनिटर करेगा, जो देखेगा, एसेस करेगा एयर की क्वालिटी, हवा की क्या क्वालिटी है, ठीक है, कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है कंट्री में, इंडिया में। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कोलैबोरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट जो कंट्रोल बोर्ड्स हैं या पोल्यूटेंट जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ हैं, और ऑपरेट करता है नेम, नेशनल एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है नेशनल। तो वो जो है एक इवेलुएट करने के लिए कि हवा की क्या क्वालिटी है, उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन पे, इन्वायरमेंट पे क्या कम इम्पैक्ट है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मॉनिटरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम क्या है, NAMP क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी ट्रेंड्स कैसा है, डाटा कलेक्ट करना है कि एयर पोल्यूटेंट ओवर द टाइम, कौन कौन से पोल्यूटेंट जैसे NOx है, CO है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम एरियाज, कहाँ पे ये अगर इस एरिया में जो है पोल्यूशन हो रहा है तो इसके रीजंस क्या है, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हो रहा है, क्या रीजंस हैं। डिटरमाइन करने पड़ेंगे कुछ पोल्यूशन हॉटस्पॉट कि ये इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, यही है। आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स
टारगेट करेंगे, इंटरवेंशन किया जाएगा, ये सोर्स है, यहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, डेवलप करेंगे मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोवाइड करेंगे साइंटिफिक बेसिस पे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग विद एविडेंस बेस्ड इनसाइट, कि प्रूफ के साथ कि ये कारण है इसलिए ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। लोगों में अवेयरनेस राइज करनी पड़ेगी, हमें एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों की इंगेजमेंट होगी तभी तो होगा ना। इट्स नॉट ए वन वे एफर्ट। ओके, ठीक है। पोल्यूटेंट मॉनिटरिंग, देखो NAMP जो है ना वो टिपिकली मॉनिटर करता है ये सारे जो है एयर पोल्यूटेंट जो दिए हुए हैं, मतलब सस्पेंडेड जो पार्टिकल हैं हवा में, जो मैटर्स हैं, या जो PM10 या 2.5 है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सेलेक्टिव ऑक्सीजन, ओजोन जो है अर्बन एरियाज में, या बाकी पैरामीटर, अमोनिया, वोलेटाइल जो VOC है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सारों की जो है क्वांटिटी एयर में चेक करती है। ठीक है, कितनी जो है डिजायरेबल है और उससे ज्यादा अगर है तो वो पोल्यूशन है। ठीक है, इनको चेक करता है, इन पोल्यूटेंट को, जो नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के अंदर इनको देखा जाता है। ठीक है, अगर इसकी ज्यादा है, एक्सेसिव है, तो पोल्यूशन है। उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वेरियस मेथड से। कभी कभी जो है सिंगल कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे किया जा सकता है, ओजोन को कैसे किया जा सकता है, या PM2.5 या PM10 को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन सारों को जो है मेजर किया जाता है ओवर द टाइम। ठीक है, कुछ की फीचर्स क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरिंग, देखो डेटा जो है वो 24 आवर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, यूजुअली ट्वाइस ए वीक। स्पेशल फोकस दिया जाता है पीक पोल्यूशन पीरियड, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स में, या क्रॉप बर्निंग सीजन्स में, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। डेटा मैनेजमेंट, देखो एयर क्वालिटी का जो डेटा है ना वो एनालाइज और स्टोर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में किया जाता है, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो रियल टाइम अपडेट देता है कि आज पोल्यूशन कितना। आप एक मैप भी खोलोगे आप गूगल पे तो कंडीशन देखोगे आज क्वालिटी एयर की कैसी, कल कैसी। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं ना। यूज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, देखो ये AQI का क्या, ये कन्वर्ट करता है जो एयर क्वालिटी का डेटा होता है ना एक सिंपल फॉर्म में, इंडेक्स में, ताकि लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो, लोगों को पता चले ना, पीपल हैव राइट टू नो। कैटेगराइज किया जाता है एयर को, गुड है, मॉडरेट है, पुअर है, सीवियर है। मैं अब आपको इसके पैरामीटर भी बताऊंगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच, बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूशंस, NGOs के साथ काम किया जाता है इसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है। फिर है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो ये एक रेगुलेटरी लिमिटेड जो है लिमिट्स है जो एस्टैब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और डिफाइन किया गया कि इतना कंसंट्रेशन जो कुछ की एयर, जो कुछ 10, 11, 12 जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के, इनका जो है गवर्नमेंट ने ये बताया कि इतना ये जो 12 ये जो पोल्यूटेंट हैं ये इतनी मकदार में होंगे, समझ लो 70% पे होंगे तो एयर क्वालिटी ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है डिफाइन किया कितना एक्सेप्टेबल है ये एयर में। ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है, इस पर सेफ गार्ड करने के लिए लोगों की हेल्थ और इन्वायरमेंट, ये इंडिया में जो स्टैंडर्ड हैं वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सेट किए जाते हैं अंडर द गाइडेंस किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। कौन से क्यों पोल्यूटेंट और स्टैंडर्ड है, देखो जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी है ना स्टैंडर्ड, ये जो है परसिमेबल लिमिट में वेरियस जो एयर पोल्यूशन हैं उन बेस ऑन देयर कितना कंसंट्रेशन है एम्बिएंट एयर कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, लास्ट रिवाइज ये 2009 में किया था। कौन कौन से, PM10, PM2.0, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया NH3, लिड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, अच्छा आर्सेनिक, निकल, इनकी मकदार जो है गवर्नमेंट ने बताई कि इतनी होगी तो ठीक है, इससे ज़्यादा है तो पोल्यूशन, तो ये जो है रिलीज किया जाता है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ मॉनिटरिंग, देखो NAQI जो है ना वो ट्रैक करता 8 की पोल्यूटेंट एयर की क्वालिटी को असेस करने के लिए, ये गुड है, बैड है, वर्स है, सीवियर है, कैसी है। एक तो PM10, एक दूसरी PM2.0, तीसरी क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो फ्री सल्फर डाइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओजोन, अमोनिया, लिड, ये जो चीज़ें हैं ना इनको देखा जाता है, इनकी मकदार कितनी है उसके हिसाब से, कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से वहाँ की एयर क्वालिटी को जो है रेट किया जाता है। ठीक है, इसको रेट करने के लिए ये देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज, अगर कैटेगरी, कलर कोड और हेल्थ इंपैक्ट अगर 0 से 50 के बीच में है AQI का रेंज, इन सारों को देखने के बाद ये जो मल्टीपल मैंने पोल्यूटेंट ऊपर बताया आपको समझना ध्यान से। ठीक है, अगर 0 से 50 तक है तो गुड, सही है कैटेगरी में, कलर ग्रीन, मिनिमल इंपैक्ट है हेल्थ पे। अगर 51 से 100 के बीच में, याद रखना 51 से 100 के बीच में तो सेटिस्फैक्टरी, चलो ठीक है। लाइट ग्रीन, माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट या सेंसिटिव हो सकता है टू इंडिविजुअल्स।
अगर 100 से 200 के बीच में है तो क्या है, कैटेगरी मॉडरेट में है, येलो लाइट दी जाएगी। ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लोगों को लंग डिजीज हो सकती है, बाकी अदर अडल्ट्स को। अगर 201 से 300 के बीच में तो पूर हेल्थ एयर है, क्वालिटी। कलर ऑरेंज दिया जाएगा, ब्रीदिंग जो है डिस्कम्फर्ट होगी मोस्ट पीपल को, और प्रोलोंग एक्सपोजर से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर 300 से 400 के बीच में तो बहुत पुअर है, तो रेड दिया जाएगा, ठीक है। और रिस्पायरेटरी इलनेस हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा देर एक्सपोजर रहेगा, लोगों के हार्ट और लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 400 से 500 तक है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो बहुत सीवियर है, मैरून कलर में इसको बताया जाएगा, बहुत सीरियस हेल्थ इफेक्ट हो सकती हैं इवन हेल्दी इंडिविजुअल को भी। तो ये वेरियस जो है AQI रेंज जो है, इन सब जो करने के बाद, ये सारे पोल्यूटेंट को मेजर करने के बाद ये बताया जाता है रेंज, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है, ठीक है। तो उसको कलर के हिसाब से वैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम, नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम। देखो जो नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम है ना, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में, एड्रेस करने के लिए इश्यूज एयर पोल्यूशन के और इम्प्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी। इसका फोकस था कि हम कैसे भी करके जो PM10 और 2.5 है इसको रिड्यूस करेंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर हवा में, ठीक है, जो थ्रू, और हम इस पोल्यूशन को जो है हम इसको टैकल करेंगे पॉलिसी इंटरवेंशन से भी, मतलब थ्रू लॉज रेगुलेशंस, जैसे भी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या पब्लिक अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सबको कंबाइन करके। ऑब्जेक्टिव क्या है NCAP का, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, कि हम 20 से 30% जो है रिडक्शन को अचीव करना है PM10 और PM2.5 लेवल, जो 2024 को में 2017 के लेवल पे लाना है, 20 से 30% कम करके। एक सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी, मतलब डेवलप करने एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा बोथ अर्बन और रूरल एरियाज में, ये इनकी प्लानिंग, इनका ऑब्जेक्टिव है NCAP का। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने स्ट्रेंथ करना है, कैसे कैपेसिटी लोकल और स्टेट लेवल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उस काबिल भी तो बनाना है कि वो मॉनिटर और मैनेज कर पाए एयर क्वालिटी। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, एयर पोल्यूशन का उनके इंपैक्ट बताना है लोगों को। हमने रिसर्च और डेवलपमेंट करनी, R&D करना है एयर पोल्यूशन की, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी जो है अच्छी है और इनको मैथड्स में कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है एयर क्वालिटी रिलेटेड मैंने आपको A to Z समझा दी, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स या फिर कोई और चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतना एयर पोल्यूशन पे काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो वाटर पोल्यूशन जो है ना, वो कंटामिनेशन, क्या गंदगी होना वाटर बॉडीज़ की, चाहे वो रिवर है, चाहे वो लेक है, चाहे वो एक्वाफायर है, ठीक है, चाहे वो ओशन है या ग्राउंड वाटर है, जब बाई हार्मफुल सब्सटेंस, किसी भी हार्मफुल चीज़, गंदगी चीज़ है जिससे पानी गंदा हो रहा है, इसका इकोसिस्टम पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, ह्यूमन इंसानी है, इंसान की जो सेहत पे, इन्वायरमेंट पे, ठीक है। ये पोल्यूशन जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ जो है वाटर पोल्यूशन, देखो सरफेस वाटर पोल्यूशन, जो कंटामिनेशन पानी का होता है, ठीक है, इन रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, या कॉज बाय इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ या अनट्रीटेड सीवेज, इससे भी हो सकता है ना। सरफेस वाटर का कैसे, मतलब जो पानी ज़मीन के ऊपर है, जो अर्थ की लेयर के ऊपर है, वो कंटामिनेशन, उसको कहते हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन। अब ग्राउंड वाटर भी है, जो ज़मीन के अंदर है, जो हम कुएं से निकालते हैं, हैंडपम्प से निकालते हैं। लीचिंग ऑफ केमिकल्स, बहुत से केमिकल सीप करते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोसेस से भी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो मिट्टी में हम डालते हैं वो पानी, तो वो जो पानी ज़मीन के अंदर है वो उसको ये ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है, ठीक है। मरीन पोल्यूशन, देखो ओशंस और सीज में ऑयल स्पिल हो जाता है जब, या प्लास्टिक का वेस्ट है जो केमिकल डिस्चार्ज करते हैं लोग पानी में, इंडस्ट्रीज में पाइप लगी हुई है, जा रहा है रिवर बॉडी में, वो जाके समुद्र में जा रहा है, उससे जो मरीन पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स मैंने आपको बताया था, जो आइडेंटिफाइबल सोर्स हो, जैसे फैक्ट्रीज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या ऑयल रिफाइनरीज, कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स से पोल्यूशन आ रहा है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके साथ में अगर कोई वाटर बॉडी अगर कोई कंटामिनेटेड है, हम पता है कि वो इंडस्ट्री से गंद आ रहा है। नॉन पॉइंट सोर्स होता है कि हमें पता ही नहीं है, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है, अर्बन स्टॉर्म वाटर है या फिर सेडिमेंटेशन है, किस तरीके से, हमें एक क्लियर जो है रीज़न नहीं पता है किसी वाटर कंटामिनेशन पॉइंट, कोई रीज़न नहीं पता है कि कहाँ से, सोर्स नहीं पता है।
थर्मल पोल्यूशन भी होता है, जब हम गर्म पानी जब डिस्चार्ज करते हैं कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो है वो अफेक्ट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम से। मछलियाँ बहुत से जो स्पीशीज़ होती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, जो कोल्ड वाटर में आती है, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाती है ना। जब गर्म पानी छोड़ा जाएगा किसी कोल्ड वाटर बॉडी में तो वो क्या हो जाती है, उनकी लार्ज स्केल में डेथ होती है। मेजर कॉजेज क्या है वाटर पोल्यूशन? देखो, जो इंडस्ट्रीज़ का डिस्चार्ज है वो तो है ही है, बहुत सारी केमिकल्स, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक वेस्ट जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज होते हैं। सेवेज एंड वेस्ट वाटर, अनट्रीटेड जो सेवेज या म्यूनसिपलिटी का वेस्ट है वो डायरेक्टली डंप किया जाता है रिवर्स और लेक्स में। एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, एनिमल वेस्ट जो है वो जब वॉश होता है वाटर से, वो किसी वाटर में ही जाता है सोर्स में, रेन के कारण, किसी के भी कारण, ठीक है। प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट, जो प्लास्टिक की बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें हैं घर की, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, जो डिकम्पोज नहीं हो सकती, वो भी पानी में जाती हैं। जब कहीं तेल वेल लीक होता है, कोई टैंकर या फिर कोई पाइप लीकेज होती है, तो ये क्या है, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की, ये भी कंटामिनेट करता है मरीन इकोसिस्टम को। माइनिंग एक्टिविटीज़, हार्मफुल सब्सटेंस जैसे आर्सेनिक, जो मरकरी या सल्फ्रिक एसिड है, ये भी वाटर बॉडी में जाता है। थर्मल डिस्चार्ज, मैंने वार्म वाटर का भी किस्सा बताया, पावर प्लांट से इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब करती है इकोसिस्टम को। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, जैसे पोल्यूटेंट हवा के सच एज एसिड रेन है, वो भी सेटल वाटर बॉडीज में जाके होती है कि नहीं? तो ये मल्टीपल रीजंस हैं वाटर के पोल्यूशन के भी, ठीक है। इफेक्ट क्या है पानी का? अब वाटर पोल्यूट तो हो गया, उसका इम्पैक्ट तो इंसान की हेल्थ पे तो होता है ना। हमें डिजीज होते हैं, कोलोरिया, डाइसेंट्रीज होती हैं, टाइफाइड हो जाता है। ये किससे होता है? ये पानी गंदे पानी से होता है। लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से, हैवी मेटल से न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इशू हो जाते हैं हमें। हेयरफॉल होता है, ये माइनर से माइनर, डैंड्रफ होता है हेयर, ये वो गंदे पानी से। हार्मफुल टू इक्वेटिक इकोसिस्टम, देखो रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है यूट्रिफिकेशन से, एक्सेसिव न्यूट्रिशंस आ जाते हैं पानी में, और बहुत सारे इससे क्या होता है, डेथ हो जाती है बहुत सारे जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं। हमने बायो एक्यूमुलेशंस के बारे में प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है, बायो रेमिडेशन पढ़ा है। फूड चेन में वो ऊपर जाते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी है, जब फिशेज इतनी लॉस होगी तो हमारे एक्वाकल्चर भी तो लॉस होगा ना, लोगों की लिवलीहुड खतरे में आ जाती है सर। वाटर ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर जो है उसका खर्चा बढ़ जाता है। एस्थेटिक डिग्रेडेशन, देखो जब वाटर बॉडीज गंदी हो जाती हैं तो रिक्रिएशनल और जो सीनिक वैल्यू वो तो ख़त्म हो गई ना। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था यमुना के सामने, तो यमुना के सामने उस बंदे ने बनाया होगा, कुछ सोच के बनाया होगा ना कि यमुना का नज़ारा देखेंगे सामने। आज यमुना का नज़ारा कैसे देखोगे? वहाँ डिटर्जेंट घुला हुआ है, झाग गंदा किया हुआ है, जिसमें पाँव रखने का दिल नहीं करता। नहीं तो अगर यमुना आज ऐसी ना होती तो वही सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, इतना बड़ा रिवर दिल्ली जैसी सिटी से जा रहा है। लेकिन नहीं, इम्पैक्ट है ना, टूरिज्म पे इम्पैक्ट है ना, ग्लोबल इम्पैक्ट है। पोल्यूटेड रिवर और ओशन जो है वो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मेथीन जैसे एटमॉस्फेयर में। लार्जर इम्पैक्ट है सर। अच्छा, कंट्रोल मेजर क्या है? देखो लेजिस्लेटिव मेजर तो है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो 1974 का जो इंडिया जो रेगुलेट करता है डिस्चार्ज पोल्यूटेंट का। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अगर इस लॉ का होगा अगेंस्ट इंडस्ट्रीज ऐसे सेवेज डिस्चार्ज में तो बहुत काम हो सकता है सर, ठीक है। वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम अगर एस्टेब्लिश करेंगे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और इंडस्ट्रीज़ के जो एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, हमें शर्त रखनी चाहिए कि पहले जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं एस्टेब्लिश किए जाएं, फिर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए। वाइल सैंक्शनिंग या ग्रांटिंग परमिशन टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री, द अथॉरिटीज शुड लुक के वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या जुगाड़ किया गया है। हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ें, जहाँ फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, पेस्टिसाइड का, ये रिड्यूस करेगा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का। इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे बफर जोन प्रिवेंट करने के लिए कि ये वाटर बॉडीज़ में जाके कंटामिनेट ना करे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करना, रिडक्शन छोड़ना। वहाँ हम एक पॉलीथीन लेते हैं, लिफाफा लेते हैं, प्लास्टिक बैग लेते हैं, सामान लेते हैं, उसको घर पे लाते हैं, फिर पॉलीथीन को फेंक देते हैं। हमें जो है मोर ऑथेंटिक वेज को यूज़ करना पड़ेगा, हमें इम्प्ली कुछ इफेक्टिव रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है सॉइल जो है ये जो है ये वाटर बॉडीज़ जो है वाटर पोल्यूशन नहीं होगा सर। वी हैव टू डू दीज थिंग्स, ओके। तो ये जो है हमने जो इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में जो आज हम पढ़ रहे थे, इसका आज पार्ट फर्स्ट जो है इतना रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में जो है हम लोग चलेंगे एक इसका लेक्चर, एक दूसरा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी जैसे बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशंस जो हमने पढ़े हैं उनको थोड़ा और डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, कोई गवर्नमेंट के जो है इनिशिएटिव्स हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, म्यूनसिपलिटीज़ का जो वेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ई वेस्ट के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है जो, उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके इम्पैक्ट, सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन अलग से पढ़ेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। ओके, बायो रेमिडिएशन स्ट्रेटेजीज और वेरियस बाकी कंसेप्ट पढ़ेंगे। इतना रखते हैं आज के लिए, मैं तो बोलता हूँ। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। बाकी इस चैप्टर को कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शायद रिन्यूएबल एनर्जी भी पढ़ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा 1 मंथ के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना ही करना है कैसे भी करके, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी तो स्टार्ट करनी है। तो मेरे को टाइम नहीं मिला मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली बताता कि किस तरीके से हमारा प्लान है, बट आई विल ट्राई टू डू इन सम डेज। ओके, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and do whatever, but hope you will work hard and achieve your dreams. Okay, thank you, goodbye.